बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। कैसे हैं आप सब? वीकेंड कैसा गुजरा? आई होप कि डिप्रेशन फ्री, स्ट्रेस फ्री और एंजाइटी फ्री वीकेंड गुजरा होगा। और अगर नहीं गुजरा तो ये बात एक्सेप्ट करनी बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं। नो डाउट एंजाइटी, डिप्रेशन मेडिकली अगर आप देखें तो माहिर नफ्सियात से बात करें तो ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, राइट? और ये एक बीमारी है। लेकिन अगर आप बीमारी में मुब्तला नहीं हैं लेकिन सिर्फ फीलिंग्स फील कर रहे हैं, कभी कभी हर इंसान, दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कभी डिप्रेस ना फील करे। दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको कभी एंजाइटी नहीं होती या जिसको टेंशन नहीं होती या स्ट्रेस नहीं होती। ये तो एक बड़ी नॉर्मल चीज़ है व्यूअर्स। लेकिन इसके साथ ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि हर बंदे को, हर इंसान को एंजाइटी या डिप्रेशन की बीमारी नहीं है। जहाँ पे हम सब ये चीज़ फील करते हैं वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को ये बीमारी भी हो। तो सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। टेंशन हो गई, उदासी हो गई, बेचैनी हो गई, ये सब ऐसी फीलिंग्स हैं जो सब किसी ना किसी स्टेज पे फील करते हैं। काम हो गया, ज़िंदगी की रूटीन हो गई, सोशल मीडिया हो गया, इन सब चीज़ों की वजह से और इन सब चीज़ों में जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो ये चीज़ें तो होती ही हैं। हम एक्टिविटीज़ से एक्चुअली दूर होते चले जा रहे हैं। हमारा सारा वक्त जो है वो काम में, या बच्चों को अगर देखें तो बच्चों के स्कूलों में, फिर एक सेट रूटीन और टैब्स, डिवाइसेस वगैरह जिसमें हम सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। एक वक्त होता था बच्चे फ़ोनों पे कार्टून्स देख रहे होते थे या उनको कोई ऐसी चीज़ लगा देते थे जिसमें बच्चे मसरूफ़ रहते थे जो यूजुअली बच्चों से रिलेटेड होती थी। अब तो छोटे छोटे बच्चे बैठ के रील्स देख रहे होते हैं और मेरा इतना दिल ख़राब होता है कि हम बच्चों को उस काम पे लगा रहे हैं जिस काम से एक्चुअली हम लोगों को एज एडल्ट्स बड़े होते हुए, एक सर्टन एज के होते हुए हमें उससे दूर हो जाना चाहिए, तो हम अपने बच्चों को और उस काम में घुसा रहे हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ। एक तो ये एग्ज़ाम्पल हो गया, बट उसके साथ साथ बच्चे पहले छोटे होते थे, शाम का वक्त होता था, मतलब दोपहर को बच्चे स्कूल से वापस, मैं रूटीन वैसे आपको बता रही हूँ, अपनी रूटीन बता देती हूँ। हम सुबह सती सवेरे उठते थे, स्कूल के लिए तैयार होते, मतलब सुबह उठते थे, वज़ू शुज़ू किया, नमाज शमाज पढ़ी, उसके बाद नहा धो के रेडी हुए, स्कूल नाश्ता वगैरह ये वो, स्कूल चले गए। स्कूल से जैसे ही वापस आए तो वही वाली बात के साफ़ सुथरे होके, नीट एंड क्लीन होके दोपहर का खाना खाया फैमिली के साथ बैठ के टेबल के ऊपर। उसके बाद फिर अपने होमवर्क और अगर कोई ट्यूशन या कोई इस तरह के मामलात है उनको देखा। फिर शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक हमारा टाइम होता था जहाँ पे हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया था। घर से बाहर से मुराद ये कि फ्रंट डोर से बाहर निकाल दिया था कि चलो जाओ लॉन में जाओ, अब खेलो। अब चाहे हम क्रिकेट खेलते, बर्फ़ पानी खींचते, ऊंच नीच खेलते, टापू खेलते जिसको हॉपस्कॉच कहते हैं, हज़ारों गेम्स होती थी जो हम लोग आपस में, छुपन छुपाई खेलते थे, बर्फ़ पानी खेलते थे। ये सारी गेम्स जो हैं हम लोग आपस में, मेरा भाई, मैं, मेरी बड़ी बहन को ज़्यादा रीडिंग का शौक़ था तो वो बाहर जाके अपनी बुक पकड़ के रीड करना शुरू हो जाती थी कि जहाँ पे उनको लाइट मिलती थी वहाँ पे। अब मेरा भाई और मैं खेल रहे होते थे, हमसायों में, साथ वाले घर में फ़रहान रहता था, उसके साथ वाले घर में उमर, उनकी बहनें रहती थी। सारे हम लोग हमारे लॉन में या फ़रहान के लॉन में या उमर के लॉन में, मतलब आपस में हम लोग उछल कूद खेलते कूदते रहते थे। और इसी तरह शाम को फिर अंदर वापस आते थे साफ़ सुथरे होके, मतलब अगर मगरिब की नमाज़ का वक्त है तो नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मतलब रात का खाना शाना खा खू के नीट एंड क्लीन होके बैठ के फिर थोड़ी देर टीवी देख लिया और सो गए। ये हमारी रूटीन होती थी। लेकिन व्यूअर्स, डिवाइसेस क्या, टीवी की भी हमें बहुत कम इजाज़त होती है। सुबह सुबह लगता था मुस्तंसिर हुसैन ताड़ साहब का मॉर्निंग शो, तो उस मॉर्निंग शो के अंदर 5 या 10 मिनट का एक आता था छोटा सा कार्टून। तो वो कार्टून जो है हमें देखने की इजाज़त होती थी, तो हम नाश्ते के टाइम उसका वेट कर रहे होते, तो वो जब लग जाता था तो हम वो कार्टून देखते थे, बड़ा खुश होते थे कि हमने कार्टून पूरा देख लिया और स्कूल निकल जाते थे। तो हमारी ज़िंदगी बहुत एक्टिव थी। आज के बच्चों की बहुत इनएक्टिव ज़िंदगी है। सारा दिन बच्चे जो हैं वो घरों में बैठे रहते हैं, डिवाइसेस के ऊपर होते हैं। अच्छा, फिर माँ बाप कहते हैं कि बच्चे भी रात को नहीं सोते, हम भी सही तरह नहीं सोते रात को। क्यों? क्योंकि जो इंसान सारा दिन बैठ बैठ के गुजारेगा, जब उसका जिस्म ही नहीं थकेगा तो उसको नींद कहाँ से आएगी? ह्यूमन बॉडी को थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है एक नॉर्मल हेल्दी ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो अगर सबसे पहले तो आपने अपनी ज़िंदगी में से डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम करनी है, घबराहट को कम करना है, तो थोड़ी सी अपनी लाइफ को एक्टिव करना होगा। उसके लिए एक्सरसाइज एक बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते या आती नहीं है या जो भी रीज़न है, तो चहलकदमी वॉक तो कर सकते हैं। थोड़ा सा वॉक कर लें डेली। आप एक रूटीन बना लें कि डेली आधा घंटा आपने वॉक करनी ही करनी है।
चाहे हल्की फुल्की करें, चाहे ब्रिस्क वॉक करें, एक दफ़ा आपको आदत पड़ जाएगी, आपकी वॉक का टाइम वैसे ही बढ़ जाएगा। अब बहुत से लोग कहेंगे गर्मी, आई एम सॉरी, जो गर्मी की शिद्दत जून जुलाई में थी वो अब सितंबर के एंड में बिल्कुल भी नहीं है। मिड टू एंड सितंबर में हम आ गए हैं। अक्टूबर नवंबर में इतना अच्छा मौसम हो जाना है कि आप आराम से सुबह के टाइम या शाम के टाइम वॉक पे जा सकते हैं पूरे पाकिस्तान में। सो मेरा पॉइंट ये है कि वॉक तो स्टार्ट की जा सकती है ना। चले गर्मियाँ थी, मैंने इतना ज़्यादा वॉक के ऊपर फोकस नहीं किया, लेकिन मैं भी अपनी वॉक का सिस्टम अब रीस्टार्ट करने लगी हूँ। पिछले दिनों हम पैडल खेलते रहे आपस में फ्रेंड्स। सो व्यूअर्स, कोई ना कोई चीज़ जिसमें आप एक्टिव रहें। आपको पता है लास्ट टाइम मैं जब पैडल खेलने के लिए गई हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ, ये पैडल बॉल आजकल बड़ी एक वो गेम इन हुई हुई है, रैकेट होता है उसके साथ खेलते हैं, बैडमिंटन, स्क्वॉश और टेनिस की कोई मिक्स सी चीज़ है। अच्छा, तो वो हम लोग सहेलियाँ जाती थी खेलने के लिए। एक दिन नूर और हसन ने कहा मामा मैंने भी जाना है साथ। अब मैं क्या करती हूँ, एक कोर्ट में बच्चे खेल रहे होते हैं, एक कोर्ट में हम खेल रहे होते हैं सामने सामने। सो बच्चों को जब बच्चे देखते हैं कि माँ भी एक्टिव है तो बच्चों का भी जी चाहता है कि वो एक्टिव हो। अब हसन फुटबॉल भी खेलता है, हसन उसके अलावा उसने अब गोल्फ तो खेलता ही खेलता है, फुटबॉल भी खेल रहा है, साथ में उसने टाइक्वांडो शुरू कर दिया। आज से उसकी पहली टाइक्वांडो क्लास शुरू होगी। नूर बानो बैले भी करती हैं, उसके अलावा उसका क्या है उसका नाम, जिम्नास्टिक्स पे भी जाती है, मेरे साथ पैडल पे भी जाती है। उसके अलावा जो भी फिजिकली एक्टिव चीज़ होती है उस पर मैं उसको डालती हूँ। स्विमिंग दोनों बच्चे करते हैं, अब गर्मियाँ ख़त्म हो गई है, स्विमिंग ख़त्म हो गई है तो दूसरी एक्टिविटीज़ में डाल रही हूँ। तो व्यूअर्स, मैं आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं कह रही जो मैं खुद नहीं करती। अब आप अगेन कहेंगे पैसे, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पैसों के बगैर भी हो जाती हैं। मैं अपने ही घर के अंदर जो थोड़ी सी जगह है लॉन में, उधर हम लोग लगाने लगे हैं 2 पोल्स और उसके ऊपर हम अपने बैडमिंटन का नेट लगाने लगे हैं। बल्कि मेरी टीम के लिए भी एक ये न्यूज़ है कि हम लोग वंस अ वीक मेरे घर पे बैडमिंटन खेला करेंगे। हम बनाएंगे प्लान आपस में, जो जो अवेलेबल हुआ करेगा उस दिन आ जाया करे। वो एक दिन का एक हफ्ते का टाइम रखेंगे, जब जिसका मूड होगा वो उस टाइम पे आके, वो 1 घंटे का जो स्लॉट होगा उसमें आके हम लोग आपस में सारे बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो व्यूअर्स, हम तो कोशिश करते हैं एज अ टीम, फिर अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ भी, अपने हस्बैंड वाइफ्स को, साथ में अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द वालों को मोटिवेट करने के लिए। आप भी एक मोटिवेशन का बायस बने, ना कि हमें आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़े। हर बंदा मुझसे बात करता है फिटनेस की, हेल्थ की, आप तो इतनी मोटी हो गई थी, फिर आपने वज़न भी कम कर लिया। तो व्यूअर्स, जो भी मेरे साथ हुआ, मेडिकल इश्यूज़ भी हुए, दूसरी चीज़ें भी हुई, मैं अपने आप को वापस ले आती हूँ, क्योंकि इस जिस्म में मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर मैं इसका ख्याल नहीं रखूँगी, अभी ऑलरेडी गिट्टे गोडों में तकलीफ़ें होती है, तो आगे जाके क्या हाल होगा। सो अपनी बॉडी को अगर आपने सेट रखना है, अपने माइंड को सेट रखना है, तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन चीज़ों से बचने के लिए एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो मेडिटेशन। आप यूट्यूब पे डालें मेडिटेशन, हज़ारों चीज़ें आ जाएंगी जो आपको टिप्स होंगी करने के लिए। और सबसे खूबसूरत मेडिटेशन का तरीका 5 वक्त की नमाज। जो इंसान 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है और जब आप दुआ करते हैं उस वक्त आप थोड़ा सा टाइम लेके अपने अल्लाह के साथ अपने आप को कनेक्ट करें, उनसे बात करें, आपको इतना सुकून मिलेगा व्यूअर्स। वैसे ही आपको किसी मेडिटेशन ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे मज़हब इस्लाम ने तो इतना अमेजिंग सिस्टम बनाया। आप देखें व्यूअर्स, हर मज़हब में, अब क्रिश्चियनिटी में देखें डेली का प्रेयर भी है, उसके अलावा आप देखें कि संडे को चर्च भी जाते हैं। लोगों को कनेक्ट करने का भी तरीका और अल्लाह ताला से कनेक्शन क्रिएट करने का भी तरीका। सो अगर हर मज़हब में, आप बुद्धिज़्म को देखें, उसमें भी हर वक्त मेडिटेशन की बात होती है। बुद्धा की सबसे फेमस बात, मतलब बुद्धा की सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो मेडिटेट करते थे। सो जब हर मज़हब भी मेडिटेशन की तरफ आपको पुश करता है, अल्लाह ताला से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए। अनदर ग्रेट वे कि अपनी एंग्जाइटी और अपनी स्ट्रेस को आप रिड्यूस करें। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ शेफ़ आमना इलियास है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अभी जब ब्रेक के बाद आएंगे ना किचन में, तो मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई है एक्टिविटीज़ की जो हमें एंग्जाइटी और स्ट्रेस से निकाल सकते हैं, जो महंगे नुस्खे नहीं हैं। बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है कि हर बंदे का आमना यही टेंशन होती है कि यार पैसे अफोर्ड कैसे करें। बिल्कुल। और हर चीज़ में अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं होता, ये बस हमने एक अपना माइंडसेट बना लिया है। अदरवाइज क्लोज टू नेचर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने इतनी सारी जिक्र भी की हैं कि हम नेचर से असल में दूर होते जा रहे हैं, तो हम इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। नेचर से ख़ुद को कनेक्ट कर लेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रेस से, एनजाइटी से, इनसे हम निकल सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ व्यूज़, पिछले दिनों ना मैं ट्रैवल कर रही थी, तो मेरे मोबाइल पे ना सिर्फ तब, क्योंकि मैंने सिम नहीं लिया हुआ था बाहर का, तो और मैंने अभी वो लेना था, तो 2 दिन ऐसे गुजरे जहाँ पे सिर्फ तब मेरे पास एक्सेस थी इंटरनेट की, वाईफाई की, जब वाईफाई से कनेक्टेड था किसी जगह पे, किसी लोकेशन पे। तो बहुत से ऐसे काम थे जो मैं हमज़ा के साथ कनाडा में थी तो करा रही थी, जिसके लिए सीधी बात है मुझे अपने सोशल मीडिया की या वाईफाई की ज़रूरत नहीं थी।
मैं आपको बता नहीं सकती हूँ वो 2 दिन मेरे कितने स्ट्रेस फ्री गुजरे। मैं जब घर पहुंचती थी और वाईफाई से फ़ोन कनेक्ट होता था तो एकदम से आमना 70,000 मैसेजेस और चीज़ें आती थी और एकदम से ना मेरा माइंड जो है ना वो इतना डिस्टर्ब हो जाता था कि ये एकदम से क्या 70। तो मुझे एहसास हुआ कि यार ये जो मोबाइल्स हैं ये इतनी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में टेंशन, क्योंकि मैसेज आता है तो हमें ये नहीं पता होता कि अच्छा है या कि बुरा है, परेशानी परेशानी परेशानी। सो द फैक्ट इज़ थोड़ा सा अपने मोबाइल्स और अपनी डिवाइसेस को हमें परे कर देना चाहिए। कुछ घंटे बस नहीं है एक्सेस, अपने आप को एंटरटेन करना है। और इसमें मैं टीवी को भी इंक्लूड कर रही हूँ, टीवी भी ना लगाएं। कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें आंख और डिवाइस और दिमाग 24 घंटे एंगेज नहीं होता, राइट? बिल्कुल सही। तो आज किचन में क्या बना रहे हैं ये मैं आपसे जानूंगी ब्रेक के बाद। अभी हम व्यूअर्स चाहेंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मजीद टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे, कैसे हम अपनी लाइफ में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, घबराहट, जो भी आप फील करते हैं, गुम्मा कुछ लोग कहते हैं हमें फील हो रहा है, इन चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं, क्या नॉर्मल नेचुरल चीज़ें हैं जो हम लाइफ में इनकॉपरेट कर सकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शेफ आमना इलियास के किचन में मुलाकात होगी। आज एक नहीं 2 रेसिपीज़ बन रही हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। किचन में तो बड़ी लजीज लजीज रेसिपीज़ तैयार हो रही हैं, लेकिन एक ऐसी लड़की अब आ गई है हमारे पास जो हमें हर चीज़ खाने से मना ही करती है। एक्चुअली नहीं मना करती, अच्छी बात। हमारे साथ है ज़ैनब गोंदल, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मना एक्चुअली हर चीज़ से नहीं करते हो आप, मैं क्यों ये बात कहूँ, बट एतदाल, बैलेंस के साथ। बिल्कुल। तो बैलेंस के साथ तो हमें हर चीज़ ही खानी चाहिए, ऐसे ही, इवन जो चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल। आज आपने कुछ डिफरेंट सा टॉपिक रखा है। आज हम उन चीज़ों पे बात करेंगे जिनका जब हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो व्यूअर्स वो नुकसानदेह हो जाती हैं। जैसे कि मिर्च मसाले हो गए, नमक हो गया, इवन पानी। एक हद से ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स नहीं अब्जॉर्ब कर पाती। तो आज हम इस टॉपिक पे वैसे तो क्यों बात करें, पहले तो ये बताएं। मैंने अपनी लॉजिक तो बता दी। सबसे पहले बात करने का रीज़न ये है कि हम लोग हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों पे फोकस करते हैं कि मुझे अगर कोई मसला है, कोई बीमारी है, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये जो पोर्शन है ना, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स का, इसको मैं बिल्कुल एलिमिनेट कर देती हूँ, इसको मैं नहीं खाऊंगी। मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं ये वाला फ्रूट बंद कर देती हूँ, मैं ये वाला वेजिटेबल बंद कर देती हूँ, या मैं इन चीज़ों को खाना शुरू कर देती हूँ। हम छोटी चीज़ पे फोकस नहीं करते। अगर हम ये समझ लें कि हम छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स पे काम करेंगे तो बड़े ऑलरेडी सॉर्टेड होंगे। जैसे चीनी कितनी खाई है हमने, हम में से कोई मैयर नहीं करता। हम पूरा दिन क्या मैयर करते हैं, कार्ब्स कितने, प्रोटीन्स कितने, फैट्स कितने, मैंने चाय कितनी पी, मैंने दूध कितना पिया। हम चीनी को मैयर ही नहीं करते। नमक एक ऐसी चीज़ है जिसको हम साइलेंट किलर भी बोल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए उसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम उसको टोटल ख़त्म भी नहीं कर सकते। हमने नमक पे फोकस नहीं किया, लेकिन ब्लड प्रेशर का इशू, हार्ट डिजीज़ हमारी, हम हार्ट अपने को हेल्दी रखना चाहते हैं, लेकिन कैसे रखना चाहते हैं ये हम भूल जाते हैं। और अपनी बॉडी को भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अब आपने नमक की बात की, मैंने हमेशा नमक का यूज़ कम ही इस्तेमाल किया, अवॉइड किया। अब मेरे लिए ये एक अच्छी चीज़ नहीं थी, बिल्कुल, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा लो होता है। तो लो ब्लड प्रेशर वाला बंदा जब नमक भी बहुत कम इस्तेमाल करता है, या नमकियात जिनको हम वो कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह कम यूज़ करता है, तो उसकी बॉडी जो है वो और ज़्यादा ब्लड प्रेशर को लो की तरफ ले जाती है, जिसकी वजह से कमज़ोरी, हालत ख़राब, घबराहट, बहुत सी चीज़ें होती हैं। सो अपनी बॉडी को भी अंडरस्टैंड करना है। अब आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, आप नमक का पैसे इस्तेमाल नहीं करते, तो आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर दूसरी तरफ हम हर जगह हम ये सुनते हैं पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। लोगों ने आके क्या किया, हम बात कर रहे थे कि 1 to 2 लीटर्स डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी, अपनी बॉडी के हिसाब से पिए। लोगों ने 4-4, 5-5 लीटर पीना शुरू कर दिया कुछ दिन पहले। बल्कि मेरे पास एक पेशेंट था, वो आदमी मुझे कहता है कि मैं सुबह उठता हूँ, मुझे मतली होना शुरू हो जाती है। मैंने कहा कि क्या करते क्या हो तुम सुबह उठ के कि तुम्हारा दिल ख़राब होता है। मैंने अच्छा उससे सिम्टम्स सारे पूछे। डिस्कशन के बाद पता क्या चला, वो उठते ही 8 ग्लास पानी के पी लेता है। तो उसके बाद तो ऑफकोर्स आपका दिल ख़राब होगा। आपने कुछ खाया हुआ नहीं है, कुछ नहीं किया, आप खाली पेट सिर्फ पानी पीते जा रहे हो। और उसका लॉजिक ये था कि जी मैंने ना अपनी फास्टिंग करनी होती है दोपहर 2 बजे तक, इसलिए जो है ना मैं सुबह सुबह उठते ही 8 ग्लास पानी पी लेता हूँ, ये ना हो बाकी पूरा दिन मुझे पानी पीने का टाइम ही ना मिले। अब उसकी बॉडी पे उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स आ रहे थे ये उसे पता ही नहीं है।
अब स्पाइसेस की जब हम बात करते हैं तो स्पाइसेस सारी जो हैं मैं फ़ायदे उनके हमेशा बताती हूँ, जैसे दालचीनी के फ़ायदे बताती हूँ, हल्दी के फ़ायदे बताती हूँ, लाल मिर्च के फ़ायदे बता रही हूँ, लेकिन इनके नुकसानात पे हम बात बहुत कम करते हैं। इसलिए ये टॉपिक चूज़ करने का रीज़न ये था कि हम अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो है उनको फिक्स करें, ताकि हम अपनी बॉडी को एक ओवरऑल पैकेज के तौर पे तैयार कर सकें। तो नमक से ही बात शुरू करते हैं, उसके बाद फिर चीनी की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये दो ऐसी टेस्ट या जायके से रिलेटेड चीज़ें हैं जिनका हम या तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चीनी तो खैर वैसे ही हम नहीं रेकमेंड करते, बट चीनी की जब हम बात करते हैं तो मीठी चीज़ से मुराद यानी कि शहद, सफ़ेद चीनी भी हो गई, शक्कर भी हो गई, शक्कर आ गई, गुड़ आ गया आपका, हम इनको सबको इसमें काउंट करेंगे। मीठे की बात। हाँ, अच्छा, सबसे पहले तो नमक पे मैं खुद आज इस नेशनल टीवी पे बैठ के अपोलोजाइज़ करना चाहूँगी अपनी आवाम से, क्योंकि मैंने और मेरे जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स ने हमने पिंक सॉल्ट को बहुत ज़्यादा हाइप दी, लोगों में बताया, इंट्रोड्यूस कराया, करना चाहिए यूज़। मैं आज भी उस चीज़ पे कायम हूँ कि यूज़ करना चाहिए, लेकिन जो हमारा टेबल सॉल्ट है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में आयोडीन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे लिए ही उन्होंने नमक में आयोडीन को ऐड किया, ताकि हमारे बच्चे, बड़े, बूढ़े जो हैं वो गिल्लड़ जैसी बीमारियां जो है वो उनसे बच सके। यार, आपकी गोइटर जैसी बीमारियां जो आप उनसे बचो। लेकिन हमने क्या किया, हमने आयोडीन को बिल्कुल बंद कर दिया, वो नमक ही नहीं हम खा रहे, तो आयोडीन की कमी की वजह से वो केसेस फिर रिपोर्ट होना शुरू हो गए। आप अगर यूज़ करना चाहते हो तो आप कम अज़ कम हफ्ते में 2 से 3 दिन पिंक सॉल्ट इस्तेमाल कर लो, 2 से 3 दिन आप वाइट सॉल्ट इस्तेमाल कर लो। अच्छा, मुझे अपनी गलती एक्सेप्ट करने में कभी भी ना तो वो हुई है महसूस के जी ऐसे वैसे, मैंने जो गलत बात की है मैं उसको एडमिट ज़रूर करती हूँ, लेकिन ये इतनी गलत नहीं है, स्टिल मैं एडमिट कर रही हूँ। आपने नमक का इस्तेमाल कितना करना है, कैसे करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेली बेसिस पे नमक का इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपका सोडियम और पोटेशियम का लेवल जो है वो बिल्कुल अनबैलेंस हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन फॉग का होना, आपकी यादाश्त का ख़त्म होना, ये बहुत कॉमन बीमारियां हैं अगर आप नमक इस्तेमाल नहीं करते हो तो। जिन लोगों को, जैसे हमने बात की, हाई ब्लड प्रेशर में भी 2 तरह के लोग होते हैं, सिर्फ लो ब्लड प्रेशर वाले नहीं, हाई ब्लड प्रेशर में भी 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनका नमक खाने से बीपी हाई होता है, ऑफ कोर्स उन्हें नमक बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। दूसरी साइड पे वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, वो उनको, जिनका हाई होता है वो नमक ना इस्तेमाल करें, जिनका नहीं होता वो इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इशू यहाँ आता है कि हम नमक का इस्तेमाल बेधड़क इतना ज़्यादा कर रहे होते हैं। हमारे घर में अगर आटा नीड हो रहा है, गूंदा जा रहा है, तो उसके अंदर नमक डाल देते हैं। आपका सालन पक रहा है, एक तो उसके अंदर ऑलरेडी हम नमक ऐड करते हैं, फिर उसके ऊपर से जो हम वो डाल के नमक खा रहे होते हैं। उस दिन मैं अपनी एक दोस्त की तरफ बैठी थी तो अपनी अम्मी से झगड़ रही थी, और झगड़ा किस बात पे था कि अम्मी जी आप क्यों डेली जो हैं वो बंदी जो खाना बनाती है खातून, उसको डांटती हैं कि तुम आटे में नमक नहीं डालती। मैंने उसको मना किया हुआ है कि आटे में ना नमक डाले, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। नहीं तो रोटी कौन सी होती है, नमक के बगैर कौन सी रोटी बनती है, पराठे कौन से बनते हैं। मैंने कहा आपको वैसे नहीं इन चीज़ों को। अच्छा, उस बात पे झगड़ा हो रहा है तो आगे से घूम के कहती है कि एक तो ये ऊपर से आप मना किए कि आपने नमक ऊपर से नहीं डालना, अब आपने नमकदानी छुपाई दी अपनी अलमारी के अंदर। जो उनके वहाँ पे खातून काम करती है, उसने आके चुस लगा दी कि जी अम्मी जी जो है उन्होंने तो अंदर नमक रखा हुआ है अपने पास, तो वो नमक जो है वो नमकदानी से उसके ऊपर छिड़कती रहती है। कहती है आप आटे में भी नमक डलवा रही हैं, चावलों के अंदर भी नमक डलवाती हैं उबालते हुए। नॉर्मल वाइट चावल उबालते हुए इतना इतना नमक डालना बनता है? नहीं बनता, थोड़ा सा डाल दें बेशक, हाँ, अगर टेस्ट के लिए और वो भी पानी में फिर निकल जाता है। अच्छा, नमक उसमें भी डाल रहा है, उसमें भी डाल रहा है, आटे के अंदर भी गूंदते हुए डाल रहा है, तो ने कहा आपको आपका ब्लड प्रेशर बिगड़ जाता है। उससे ज़्यादा उनके जो पाँव सूजे हुए रहते हैं हर टाइम पे, वो प्रॉब्लम एक अलग से। एडीमिया जो है बेसिकली वो आपका वाटर होल्ड करने की वजह से ही आ रहा है, और वो प्रॉब्लम नमक आपकी बॉडी में कॉज कर रहा है। नमक जो है वो आपके बॉडी को होल्ड करता है। अच्छा, आपने ये देखा होगा, सुना होगा कि जो लोग नमक का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करते हैं उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सूजी भी रहती है। सुबह उठते ही आपने रात को कोई ऐसा खाना खाया जिसमें नमक बहुत ज़्यादा था, या बाहर से आपने खाना खाया, आपका मुंह सूज के यहाँ आ जाता है, क्योंकि आपकी ब्लॉटिंग और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अब इसके बरक्स अब सॉल्टिश शुगर भी हम जो है ना उसी को डिस्कस इसमें ही कर लेते हैं। वो स्पेसिफिकली चीनी तो नहीं है, लेकिन हमें ये लग रहा होता है हम नमकीन खा रहे हैं, जिसमें बेकरी आइटम्स हमारी सेवरी जितनी आ जाती है, हमारे पैटीज हो गए, हमारी चिकन ब्रेड्स हो गई, क्योंकि उसमें नमक भी जा रहा है और चीनी भी जा रही है। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है व्यूअर्स। चीनी ना बहुत सी चीज़ों में छुपी हुई है। यस, सफ़ेद चीनी
हम ये कहते हैं, हम क्यों मना करते हैं कि जी आप सफ़ेद चीनी ले ही ना अपनी खुराक में, आप शहद, शक्कर, गुड़ की तरफ आ जाएं, क्योंकि इतनी अब जैसे कि जब आप आटा भी, अब जब आप फॉर एग्जांपल डबल रोटी बना रहे हैं, डबल रोटी में भी चीनी डाली होती है यीस्ट के साथ। अच्छा, जब आप बात करते हैं, आपने पैटीज वगैरह की, इन चीज़ों की बात की, उसमें भी चीनी डलती है। फिर उसके अलावा वैसे भी जो हम बेकरी आइटम लेते हैं, एक उसमें आइसिंग वाइसिंग होती है मीठी, उसके अलावा जो केक कुक के अंदर भी चीनी डली होती है, तो चीनी से तो भरी भी होती है ये चीज़ें। एक हमने केक का बैटर बनाते हुए उसमें चीनी डाली, फिर हमने जो सेंटर लेयरिंग की उसमें हमने चीनी डाली, फिर ऊपर जो आइसिंग हमने की उसमें चीनी डाली, और हमारे में वो ट्रेंड भी है ना, केक के साथ मीठी चाय भी हमने पीनी है। तो वो आप ये सोचो कि शुगर स्पाइक आपका कितना ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स फेस भी करने पड़ते हैं। हमारे डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनके लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें जो है ना वो करनी पड़ेंगी ताकि हम उनकी शुगर को कंट्रोल कर सकें। अब शुगर जो है ना हिडन फॉर्म में तो अच्छा ये चीज़ें आ गई, जी सेवरी में आ गई, आपका समोसा फॉर एग्जांपल। यार 1.5 चम्मच चीनी लोग चाय में जो डाल लेते हैं, 2-2 चम्मच। जुगन आप ही 4-4 चम्मच वाले भी हैं। भाई मैं उस दिन अपने घर पे ही कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो अब अल्लाह माफ़ी दे, खाना नहीं कभी किसी का गिनना चाहिए, बड़ी बुरी बात होती है। मेरी नानी उस बात पे बड़ी नाराज़ होती थी। अब सबकी चाय डाली, अच्छा एक बंदा जो उसने कहा आप मैं डाल लेता हूँ, मैंने कहा नहीं मैं आपको डाल देती हूँ भाई। उन्होंने कहा हाँ जी बस डाल दें। मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दी चाय के कप में। कप था, ये मग्गा है, ठीक है ना, ये मग है, वो इतना था कप, ठीक है, जो मतलब हैंडल के साथ तो चाय पे। अच्छा उन्होंने कहा नहीं एक और डाल दें, मैंने एक और डाल दी। अच्छा मैंने उनको पकड़ाया, उन्होंने मिक्स किया, उन्होंने चखा, उठे आए एक और चम्मच, मतलब 3 चम्मच इतनी सी कप के अंदर। मैंने कहा अच्छा अब मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि ऑब्वियसली घर मेरे आए हुए हैं, मैं उनकी रोटी कैसे गिनूं। मैंने वैसे ही कहा, मैंने कहा आप चीनी काफ़ी लेते हैं? कहते हैं हाँ बस चाय में ही लेता हूँ। मैंने कहा कितनी पीते हैं चाय? कहते हैं 3-4 कप तो हो जाते हैं दिन के। ओह माय गॉड, 4 कप चाय, 3 चम्मच चीनी के साथ। 5 कप चाय हाँ, और 3 चम्मच चीनी, 3 चम्मच चीनी, 15 चम्मच चीनी, यानी कि आप ऑलमोस्ट 1-1.5 कप चीनी ले रहे हैं। और नॉर्मल आदमी के लिए आप एक दिन में सिर्फ 7 चम्मच चीनी के ले सकते हो, रोटी चावल सबकी चीनी मिला के, और आप उसका डबल ले रहे हो सिर्फ चाय में। बाकी फ्रूट्स सब अलग खा रहे हो, सब अलग। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई ब्रेक के बाद हमें 3 बहुत ही ब्रिलियंट लेडीज़ ने ज्वाइन किया है। ये तीनों यंग लेडीज़ जो हैं माशाल्लाह प्रोफेशनल ख़त्तात हैं और अपना काम भी आगे लेके चल रही हैं, और साथ साथ होम मेकर्स भी हैं माशाल्लाह से। तो आज हमें 3 बहुत ही ब्रिलियंट यंग लेडीज़ ने ज्वाइन किया है। ऑफ कोर्स इनके उस्ताद ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हमें, उस्ताद भी ऐसे कि उस्तादों के उस्ताद, और हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैमिली मेम्बर भी हैं। और अगर मैं बात करूं हमारे मुल्क का नाम रोशन करने की, तो ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली जितना इन्होंने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है, कम ही किसी ख़त्तात ने किया होगा इतने कम टाइम पीरियड के अंदर और इतनी कम उम्र पे। उनसे मुलाकात ब्रेक के बाद होगी, लेकिन स्टूडेंट्स से पहले मिल लेते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स भी जो है ना अपने असातिज़ा को पीछे छोड़ जाते हैं, और ये ऐसे उस्ताद है कि इनकी ख्वाहिश होती है कि मेरे स्टूडेंट्स मुझसे भी ज़्यादा अच्छा काम करें। हमारे साथ हैं डॉक्टर हफ्सा महविश, आप चीचावतनी से हैं, MBBS फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, और माशाल्लाह प्रोफेशनल कैलीग्राफर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस जान। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आज आप क्या बनाएंगी? आज मैं कैलीग्राफी करूंगी। मैंने सर वासिल से इंस्पायर होकर सोलस में काम करना स्टार्ट किया था, एंड मैं क्लासिकली ब्लैक इंक के साथ वाइट बैकग्राउंड पर लिखती हूँ। तो मेरी इंस्पिरेशन सर की ही कैलीग्राफी है। मैं अल्लाह समद लिखूंगी। माशाल्लाह। ज़रा एक दफ़ा दिखा दें कि आप बिल्कुल अभी आपकी कैलीग्राफी दिखाइए। नो प्रॉब्लम। ये देखिए व्यूअर्स, अभी हम एक प्लेन कैनवस पे चल रहे हैं, और उसके बाद हम, क्योंकि व्यूअर्स एक्चुअल जो कैलीग्राफी जो ख़ताती है वो हम आपको ऑनर करके दिखाएंगे। अब हर इंसान का अपना तरीका होता है अपने पेपर को, अपने कैनवस को तैयार करने का। कुछ लोग पेपर पे करते हैं, कुछ प्रॉपर कैनवस पे करते हैं। हर बंदे का अपना एक अंदाज़ होता है काम करने का। और आर्ट के आपको पता है व्यूअर्स वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स हैं और वेरियस डिफरेंट मीडियम्स हैं। तो जैसे कि अब आप अपना बेशक काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि टाइम कम होगा। यहाँ पे हमारे साथ हिबा उमर हैं, आप जेलम से आई हैं। थैंक यू मेरी जान फॉर ज्वाइनिंग अस। आप भी प्रोफेशनल कैलीग्राफर।
ये बड़ा खूब, मैं अगर आप इजाज़त दे दिखा दो व्यूअर्स देखें। अभी अगेन वी आर डीलिंग विद अ प्लेन कैनवस, राइट, बट अ वेरी ब्यूटीफुल कैनवस। तो आप बैकग्राउंड ये देंगी जी। तो आज आप क्या लिखेंगी? मैं इसमें हमारी क्लास के दौरान में जो सर ने हमें लिखवाया था हुवल मुब्दी, ठीक है, मुब्दियू, तो वो मैं लिखूंगी इसके ऊपर। टाइम कम था तो पोरिंग का काम पहले हुआ है और यहाँ पे कैलीग्राफी जैसा कि आपका है। बिल्कुल सही। तो बेटा आप भी अपना काम, बट याद रखना हमें 12 बजने में 10 मिनट पे डन होना है, क्योंकि मैंने ऑन एयर चाहती हूँ कि आपका काम दिखाएं। अच्छा, देन वी हैव इरफाना नौशीन साहिबा विद अस। आप लाहौर से हैं, आप भी प्रोफेशनल कैलीग्राफर। अस्सलाम वालेकुम जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अच्छा, अब मैम ने क्या किया है बड़ा मज़े का कि इन्होंने ये अपना पेपर तैयार कर लिया है। व्यूअर्स ये रेडीमेड नहीं है, ये इन्होंने खुद बनाया है, राइट? जी बिल्कुल। बताएंगे ज़रा सा। जी, ये मैंने इसको तैयार किया है ये कैलीग्राफी के लिए। कैलीग्राफी मैं यहाँ पे करूँगी, लेकिन ये क्योंकि टाइम टेकिंग काम होता है इसलिए मैंने पहले घर से इसको रेडी कर और लिया। आप क्या लिखेंगी? इसके ऊपर मैं लिखूँगी अन्नाफियो। अन्नाफिर। जी, अल्लाह ताला के नाम जो हैं उसमें ठीक से। है। और यहाँ पे भी आपने एक बैकग्राउंड जी, तैयार ये किया। भी मैंने एक बनाया है अभी इसको अगर start टाइम करने मिला जी, तो हम इसको ये भी भी इंशाल्लाह मैं करूँगी। ये भी मैंने इसमें अल-गफ़ारू लिखना है और इसमें मैंने बैकग्राउंड इस तरह की दी है कि ये मैंने जैसे एक डोर बनाया है, दरवाज़ा है कि जब अल्लाह ताला की रहमत का दरवाज़ा खुलता है तो फिर इस तरह जो है वो रंग और बहारें जो है इंसान की ज़िंदगी में आ जाती हैं। क्या बात है। और ये भी आपका ही किया हुआ काम जी, अभी ये नामुकम्मल है और इसके नीचे मैंने रखने के लिए ये बेस के तौर पे यूज़ किया। नहीं, बट व्हाई नॉट, देखिए ना काम तो कुछ ऐसा ही है हम सबका कि सबको साथ साथ करना पड़ता है। तो आप अब अपने काम को स्टार्ट करें। आप लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है खताती का और आजकल क्या कर रहे हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। ऑब्वियसली उस्ताद के सामने बात करते हैं तो तराब भी ज़रा ज़्यादा निकलता है इंसान का। हाँ जी, जबकि हमारे वासिल ने बता ही दिया कि वासिल ज़ायद में ज्वाइन कर रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सन व्यूअर्स। और मैं एक बात बताऊं, कुछ लोग इस दुनिया में आते हैं बहनों का सहारा बनने के लिए, ऐसे ही है। ये हमारा वो वाला प्यारा भाई है। बिल्कुल। और बाय द वे नॉट जस्ट मी, आप इस इंडस्ट्री की किसी खातून से बात कर लें वासिल शाहिद की, दुआएं देते हैं इस आदमी को। और उसके अलावा जो इनका खूबसूरत ताल्लुक है अपनी मिसेस के साथ, जिस तरीके से ये अपनी बीवी को अपने साथ साथ शाना बशाना रखते हैं। काम इनका होता है, एग्जीबिशन इनकी होती है, भाभी सामने नजर आ रही होती है इनसे ज्यादा, क्योंकि ये पुश करते हैं, ये इनकरेज करते हैं और अपने बच्चों को। ही इज अ ब्रिलियंट पर्सन और अल्लाह इनको करोड़ कामयाबियों से मजीद नवाजेगा इंशाल्लाह। बट उनके बारे में मजीद बात बाद में करेंगे। आप अब मुझे ये बताइए कि हम बात कर रहे थे चीनी की, मीठे की। बिल्कुल। तो मीठे से अब हम कहाँ जाएंगे? मसाले भी तो होते हैं, मसालों में से भी तो बदहजमी होती है। गरम मसाला जो हर किसी का फेवरेट है। हाँ जी, चीनी पे एक आखिरी बात करके फिर मसाले पे मूव करेंगे। चीनी में अगर आपने अपनी स्किन को ग्लोइंग रखना है, एंटी एजिंग रखना है, जवान, खूबसूरत और स्लिम नज़र आना है एवरी टाइम, तो आपको शुगर को बिल्कुल बाय बाय करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा किडनीज जो हैं, हमारा लिवर जो है, वो सब कुछ ये नमक और चीनी जो है ना, ये मिलके उस बेचारे का तबाही मचा देते हैं। अब अगली तबाही जो मचाता है वो हमारा वो वाकई जो गरम मसाले वाली एक होती है ना बॉक्स हर बंदे के घर पे, वो बॉक्स ख़राब कर रहा होता है। क्योंकि हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि कौन से स्पाइसेस के साथ हम यूज़ कर सकते हैं और कौन से, अगेन जिस्म की बात आ जाती है। आपको क्या सूट करता है? अब व्यूअर्स, मुझे गरम मसाला नहीं सूट करता, आप उसको साबुत डाल दें मसाले में, मैं ठीक, खाने में मैं ठीक रहती हूँ। आप पिसा हुआ जब गरम मसाला डालते हैं खाने में तो मुझे इतनी सवियर एसिडिटी होती है और मेरे अल्सर्स खुल जाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अपनी बॉडी को तो जाने, वही जो मैंने नमक वाली ब्रेक से पहले बात की कि नमक मुझे सूट करता है। मुझे नॉर्मल से जरा ज्यादा ही लेना होता है बिकॉज आई एम अ लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट। बिल्कुल। जिसका हाई ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करना है, बट अगेन चेक करना है कि उसको नमक खराब करता है या कोई और चीज खराब करती है उसका ब्लड प्रेशर। बिल्कुल, माइट भी उसका स्ट्रेस उसको ज्यादा ट्रिगर कर रहा हो, नमक ना कर रहा हो। अब स्पाइसेस में जब हम बात करते हैं, हर घर की ऑफ कोर्स एक अपनी बनाने की, करने की होती है तरकीब, सलाहियत। जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं, जब हम उनको ओवर कुक करेंगे तो एक तो वो अपने बेनिफिट्स बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, नंबर 2 वो आपको तंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने गरम मसाले में अपनी एग्जांपल दी एसिडिटी, बहुत सारे लोगों में एसिडिटी और अल्सर्स जो हैं वो होते ही स्पाइसेस की वजह से। और इतना स्पाइसी कुछ लोग खाना खाते हैं, जैसे 3 साल पहले मुझे आज भी अपनी वो पेशेंट याद है, वो आई और आके लिटरली वो दर्द से रो रही है, बता रही है अपनी स्टोरी और कहती है डॉक्टर कहता है मिर्चें छोड़ दो। कैसे छोड़ दूँ, घर वाले सारे मिर्चों वाला खाना खाते हैं, मैं अपने लिए अलग खाना नहीं बना सकती। तो मैंने उसे कहा अफोर्ड भी तो नहीं बंदा करता ना। बिल्कुल, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि आप अलग से डेली कुकिंग भी करो, ऑफ कोर्स आपके बाकी एक्सपेंडिचर सब कुछ को देखते हुए आप हाँ ये ज़रूर कर सकते हो कि अपने खाने को बुनाई करने से पहले अलग कर लें
और अपनी मर्जी से जो आपको स्पाइस सूट करता है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को सिनेमन सूट नहीं करती, दालचीनी, उनको वो ट्रिगर करना शुरू कर अच्छा देती मुझे है। दालचीनी बहुत सूट करती है। बहुत सारे लोगों का जो माउथ अल्सर्स होते हैं, जो मुंह में छाले हो जाते हैं, वो दालचीनी बिल्कुल ठीक कर देती है। और बहुत सारे लोगों के वो जो अल्सर्स मुंह में होते हैं उनको वो ट्रिगर कर देती है। और उनकी जो स्टमक लाइन है, हमारे स्पाइसेस बहुत ज़्यादा जाके उसको तो ख़राब कर रहे होते हैं। अब बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स वो हैं जिनको लाल मिर्च जो है वो बिल्कुल सूट नहीं करती, उनका ब्लड प्रेशर नमक और लाल मिर्च मिल के बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो उनके हार्ट की तरफ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनको ये नुकसानात भी उठाने पड़ते हैं। अब कुछ लोग वो हैं जिनको सब्ज़ मिर्च जो है, ग्रीन मिर्च की जब मैं बात करती हूँ तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, काली मिर्च के बहुत सारे फ़ायदे हैं। काली मिर्च में जैसे मैंने पहले स्पाइसेस पे कहा कि वो आपको गैस और एसिडिटी कर रहा है, वहीं पे ब्लैक इलायची जो होती है वो और काली मिर्च जो होती है आपकी, वो आपकी एसिडिटी को ठीक कर रहे होते हैं। पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करती हैं, ऑफ कोर्स करती हैं, लेकिन खाना खाते ही ऊपर से आप पानी पीना शुरू कर देते हैं तो वो आपके स्पाइसेस भी ख़राब करे, ऊपर से पानी ने जाके बिल्कुल तबाही फेर दी। इसकी जी बिल्कुल, इसकी एग्जाम्पल ऐसे ही है कि जैसे आपने खाना एक प्लेट में डाला हुआ है, ऊपर से आप उस पर पानी डाल दें, उस प्लेट का क्या हाल होगा, आपके अंदर जाके वही कुछ हो जाता है। तो वो अच्छा बाहर भी नहीं लग रहा, तो अंदर पेट का बेचारे का क्या हाल और यहाँ होगा। पे पानी का भी एक बात बताऊँ कि व्यूअर्स, जहाँ पे हम कहते हैं कि 8 से 10 ग्लास पानी, 12 ग्लास पानी आपने दिन के पीने हैं, लेकिन एक मिस्टेक जो करते हैं कि लोग इतना ज़्यादा पानी और एकदम से इतना पी लेते हैं कि वो नुकसानदेह हो जाता है। लोग 1-1 लीटर पानी सुबह उठते ही पी लेते हैं कि जी हम उठते हैं तो हमारा निज़ाम हज़म बड़ा अच्छा हो जाता है। व्यूअर्स, आप अपने सिस्टम को फ्लड कर देते हैं। ट्रू, 1 ग्लास मैक्सिमम 2 ग्लास एक टाइम पे पी सकते हैं पानी के। जब आप लीटर एक टाइम पे पी लेते हैं, पानी पीना है लेकिन सारा दिन पीना है और मुनासिब मिकदार में पीना है। जो लोग कहते हैं ना कि हम 1 लीटर अभी पी लेंगे, 1 लीटर रात को पी लेंगे, पानी पूरा हो गया, तो सारा दिन तो आपकी बॉडी कहत में चली जाएगी। पानी गया सिस्टम में, थोड़ी देर बाद वो खारिज हो गया, खत्म हो गई कहानी। उससे भी ज़्यादा आपकी बॉडी के जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स थे, हेल्दी इलेक्ट्रोलाइट्स थे, वो सारे के सारे फ्लश आउट हो गए बॉडी एक और चीज़ जो ये बेड़ा गर्क करती है हमारा, वो है सोडे। बिल्कुल, सोडे, ये जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं व्यूअर्स, बड़े लोग कहते हैं हाय मेरे मैनू फूड पॉइजनिंग हुई हुई है तो मैनू ज़रा वो ला दो, थोड़ा सा 7 अप, सॉरी वो वाइट सोडा ला दो, ये सोडा ला दो, वो सोडा ला दो। अब ये वो चीज़ें हैं जो जायके में अच्छी हैं, वंस इन अ वाइल हम मना नहीं करते हैं आपको, लेकिन ये मेडिकेशन के तौर पे नहीं आप यूटिलाइज कर सकते। एग्जैक्टली। और सोडा आपके सिस्टम में से बहुत से न्यूट्रिएंट्स लीच आउट कर लेता है, आपका कैल्शियम डिप्लीट कराना शुरू कर देता है, आपकी बॉडी में विटामिन डी को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, और उसके साथ साथ चीनी की अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो आप कोशिश ये करो कि अगर पीनी भी है तो वंस इन अ ब्लू मून, और पानी का इस्तेमाल प्लीज़ करें, लेकिन 1 ग्लास एट अ टाइम। 1 ग्लास एट अ टाइम। थैंक यू सो मच जैनब You're हमें ज्वाइन welcome. करने का। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे क्योंकि मेरे से तो इंतज़ार नहीं हो रहा। मेरे बहुत ही प्यारे भाई आज हमारे पास है, नज़र तो आ रहे हैं उस पास से, लेकिन इस पास से अगर देखना है तो ब्रेक के बाद आपको फ़ौरन ही वापस आना होगा। हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, इस वक्त जो मेरे सामने पर्सनालिटी बैठी है, समझ नहीं आती कि किन अल्फाज में मैं इनका इंट्रोडक्शन कराऊं। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, इनका काम ही इतना ब्रिलियंट है कि इनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि इनके साथ काम करने का मेरा एक रिलेशनशिप कुछ 2-3 साल पहले डेवलप हुआ, और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे जेन्युइनली लगता है कि जैसे मैंने एक भाई गेन कर लिया है, कि जैसे अल्लाह ताला ने मेरे पे करम किया और मुझे एक और भाई दे दिया। तीसरी बात, ना सिर्फ खुद ब्रिलियंट काम करते हैं लेकिन अपने साथ लोगों को लेके चलते हैं। ये जो आज हमारे पास सेट पे तीनों इनकी स्टूडेंट्स हैं, ये कोई इनके पास आके नहीं सीखती, ये इनको ऑनलाइन सिखाते हैं। और जब मैंने इनसे पूछा कि भैया क्लासेस रखे, तो मुझे कहते हैं जुगन, हर बंदे का घर का और लाइफ का ऐसा सिचुएशन नहीं होती कि वो आ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा लोग ख़ताती से, ऑफ कोर्स अल्लाह ताला की रज़ामंदी तो अपनी जगह है और अल्लाह ताला हमसे खुश होते ही हैं जब हम अल्लाह के राह में कोई भी पॉजिटिव काम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक रोज़ी रोटी कमाने का भी मौका बन जाता है। हमारे साथ हमारे मुल्क के इंटरनेशनली रिनाउंड माशाल्लाह ब्रिलियंट कैलीग्राफर, क्यूरेटर, सोने के वर्क से कैलीग्राफी करने की सलाहियत रखने वाले हमारे बहुत ही प्यारे भाई, जिन्होंने 17 सोलो एग्जिबिशंस और अनगिनत कंबाइंड एग्जिबिशंस की हुई हैं पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी।
1 सितंबर टू 5 सितंबर अभी हाल ही में इनकी बड़ी ही ब्रिलियंट एग्जीबिशन हुई पार्लियामेंट हाउस में, जिसका बहुत ही अनबिलीवेबल लेवल का रिस्पांस आया। हमारे साथ है आपके मेरे हम सब के प्यारे वासिल शाहिद। अस्सलाम वालेकुम वासिल भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा तारीफ़ करवाया, बहुत ज़्यादा। मुझे कहाँ मौका मिलता है आपका प्रॉपर इंट्रोडक्शन करने का। होता ये है कि व्यूअर्स, क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन में यूजुअली हमारा साथ होता है, तो आपको भी पता है वासिल भाई उस वक्त इतना अफरा तफरी का माहौल होता है कि उस वक्त टू द पॉइंट बात करते हैं। वासिल भाई आप क्या बना रहे हैं, क्या है, किस तरह है, इसके पीछे क्या फिलॉसफी, बात खत्म, टाइम ही नहीं मिलता। ऐसे ही आज आपका काम भी हम साथ साथ डिस्प्ले कर रहे हैं व्यूअर्स। ये आप सारे आर्ट वर्क, सारी कैलीग्राफी खताती जो देख रहे हैं, ये सब मेरे भाई ने किया है माशाल्लाह। और ये आई थिंक पार्लियामेंट हाउस पंजाब असेंबली में ये वाला काम लगा हुआ है। हमने स्पेशली रिक्वेस्ट की आप लोगों को दिखाने के लिए। अभी हम वापस लेके जा रहे हैं इसको। जी, तो मुझे ये बताइए खताती की हिस्ट्री क्या है और आपका रुझान खताती की तरफ क्यों और कैसे हुआ? देखिए कि पहले अगर हम देखें इस कायनात में ज़िंदगी का अभी तक जो हमें निशान मालूम है वो सिर्फ ज़मीन पर है, और ज़मीन पर जितनी भी ज़िंदगी है उसमें जो अल्फाज के साथ गुफ्तगू करना सिर्फ इंसान को आता है। बकिया जितनी भी मखलूक़ात हैं वो आवाज़ों से गुफ्तगू करती, अल्फाज से नहीं करती। और अल्फाज में भी लिखना सिर्फ इंसान को आता है। और अल्लाह ने भी जब इंसान की अज़मत बयान की है पहले पारा में, उसमें बड़ा खूबसूरत बयान है कि जब इब्लीस ने आके कहा था कि अल्लाह क्या मैं तेरी इबादत के लिए काफ़ी नहीं हूँ, तुझे ज़मीन पर खलीफा बनाने की क्या ज़रूरत है? तो अल्लाह ने जवाब दिया था कि मैंने इसे अशिया के नाम सिखाए हैं, यानी कि ऐसे अल्फाज वर्ड्स सिखाए हैं, इसको वर्ड्स अता किए इंसान को। और फिर जब पहली वही आई उसमें यह कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तो आगे जाके बात की अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, वो जो सिखाया है वो लिखना कलम से सिखाया है। तो इंसान की जो अज़मत अल्लाह ने बयान की है पहले मुकालमे में और पहली वही में, वो लिखने की और कलम के साथ लिखने की सिखाई है। तो यूँ इंसान की पैदाइश से ही इसके साथ लिखना और बोलना, ये जो यानी ज़ुबान और ख़ताती, ये दोनों चीज़ें इंसान का एक खासा है, किसी और का नहीं है, और ये इसकी पैदाइश से ही अमल शुरू हो। लेकिन भैया आप जिस जनरेशन से और जिस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, खताती उस वक्त जिस तरह एक तो होता था ना कि हम इस तरह ये जो इस तरह हम पेन, इनका नाम कलम जिनसे हम लिखते हैं, बांस के कलम, वो तो अब सिस्टम खत्म हो गया ना। पहले जब छोटे बच्चे होते थे, एटलीस्ट मेरी अम्मी वगैरह वो एज ग्रुप जो है, मुझे मामा बताती हैं कि स्कूल में ये एक अलहदा क्लास होती थी, अलहदा से आपको सिखाया जाता था। अब तो ये काम ही खत्म हो गया क्योंकि ज़माना ही डिजिटल का हो गया, हर चीज़ बंदा कंप्यूटर पे कर रहा होता है, तो पेन तो यूज़ ही नहीं होता, पेंसिल पेन बड़े कम इनिशियली सिखा देते हैं बच्चों को, फिर उनको कंप्यूटर पे लाते। तो आपका इस तरफ रुझान कैसा हुआ? आप तो इस जनरेशन के हैं ही नहीं। मुझे तो वैसे बचपन से शौक था, और यकीन जानिए कलम से लिखना उस वक्त बांस बड़े भाई के पास ही देखा था कलम, तो उसी वक्त शौक हो गया। और स्कूल जाने में दिलचस्पी इस वजह से ज़्यादा थी कि मेरे पास वहाँ कलम भी होगा लिखने का। तो मुझे ज़ाती तौर पे मुझे कभी कभी महसूस होता है कि अल्लाह ने शायद मुझे पैदा ही खताती करने के लिए नहीं, किया ये है। तो हम सारे ही कहते हैं कि अल्लाह मियां ने बड़ा सोच समझ के ना वासिल भाई को ये काम सौंपा और कब उतर जा। उसके बाद वासिल भाई ने ना लेफ्ट देखा ना राइट, वरना 90% लोग जब भी अपना प्रोफेशन या काम शुरू करते हैं, आपको भी पता है वासिल भाई 2 या 3 दफ़ा वो अपना प्रोफेशन चेंज करते हैं, नौकरियां चेंज करते हैं, फिर कहीं जाके सेटल होते हैं। लेकिन मेरा कुछ बचपन से शौक था और बड़ी क्लैरिटी थी कि मैंने कोरियोग्राफी करनी है। तो शुरू कैसे हुआ ये सिलसिला? डे वन से? यस, अगर उसमें बात करें तो सर अतीक थे मेरे स्कूल में, वो खताती का मुकाबला करवाया करते थे। तो मैं उस वक्त क्लास 6 में थे और वो साथ मुकाबला करवा के 5 रुपये इनाम दिया करते थे जो जीतता था। तो पहली दफ़ा तो मैं हार गया, मेरी कोई पोजीशन नहीं थी। तो अगले इतवार फिर जब मुकाबला था, मैंने कहा कि अब मैंने विन करना है। पूरा हफ्ता मेहनत की, वहाँ पे गए, दिखाया, लिख के, तो पहली पोजीशन आ गई। तो बचपन से फिर शौक़ हो गया कि इनाम भी मिलता है, रिकग्निशन भी होती हैं और मज़ा भी आता है, सबसे बड़ी बात यह। तो उस वक्त बचपन से शौक़ है। फिर स्कूल लाइफ में आगे बढ़ते गए, मुकाबले होते थे, विन करते गए। हालांकि मैंने FSC की, BSc की, MSc की और उसमें मैं मेरा गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, लेकिन कैलीग्राफी मैंने नहीं छोड़ी। मैं थ्रू आउट कैलीग्राफी करता रहा। लेकिन भैया देखिए, कैलीग्राफी बहुत खूबसूरत काम है। अगेन अल्लाह ताला की राह, जब आप कोई इस तरह का पॉजिटिव काम करते हैं और आपका तो फोकस ही हमेशा कुरान ही होती है हमेशा। आपका तो ये भी नहीं है कि आप खताती सिर्फ ब्यूटी के पॉइंट, क्योंकि खताती एक वो भी होती है जिसमें आप हरूफ अल्फाज या एब्स्ट्रैक्ट कैलीग्राफी आजकल काम हो रहा है इस तरीके से। तो आप तो मजहबी ही खताती करते हैं, राइट? सो घर वालों का क्या रिस्पांस था? देखिए वो आपको पढ़ाई जा रहे हैं, पढ़ाई जा रहे हैं कि ये जॉब करेगा। बहुत सख्ती थी, यहाँ तक कि बड़े भाई ने तो बाकायदा डांटा भी, एक दफ़ा मारा भी कि भाई छोड़ दो, साइंस पढ़ो, आगे साइंस का दौर है।
तो मैंने कहा ठीक है पढ़ लेते हैं। उनके कहने पे बीएससी भी कर रही, मैं फॉर्मूला टू एफसी कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ और फिर नमल से मास्टर्स किया। तो लेकिन मैंने कहा कैलीग्राफी चूँकि अंदर थी, ये बाहर ज़बरदस्ती मुझ पर थोपा जा रहा था, तो ठीक है अडॉप्ट कर लिया घर के कहने पर वो नॉलेज भी। लेकिन कैलीग्राफी चूँकि अंदर में थी तो इस वजह से उसको कभी छोड़ नहीं सका। जैसे ही मौका मिला। वासिल भाई किसी को भी गारंटी तो नहीं होती ना, अब एक्टिंग, होस्टिंग, आर्ट, बहुत से ऐसे प्रोफेशंस हैं, स्पोर्ट्स भी, कैलीग्राफी उसमें इंक्लूडेड है, जिसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप आगे बढ़ पाएंगे। बहुत से लोग हैं जो चीज़ है कि अगर आप में कर्ज हो कि मैंने आगे बढ़ना है, आपका अगर इरादा पक्का हो तो फिर रास्ते ज़रूर बनाता है। और मुझे ये था कि मैंने जो भी कुछ किया ना, मैंने खताती लाजमी करनी, इसको नहीं मैंने छोड़ना। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने पहली नुमाइश 2007 में जब मैं स्टूडेंट था तब मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में की। फिर 2015 में बाकायदा सिलसिला शुरू हो गया और हर साल अल्लाह का शुक्र एक दो नुमाइशें जो ना वो चल रही है। पहली नुमाइश के बारे में बताएं, पहली नुमाइश के बारे में 2007 में मैं उस और वो एक्सपीरियंस। जी, मैं उस वक्त स्टूडेंट था, एफसी कॉलेज में बीएससी कर रहा था, स्पेस साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स ये पढ़ना होता था। और रात को बैठ के फिर 2 बजे 3 बजे अलिफ को पेंट करना, नुक्ते को पेंट करना। बुल्ले शाह को बहुत सुना करते थे, नुसरत फतेह खां का कलाम चल रहा होता था, आबदा जी का कलाम होता था, रात को बैठ के सारी रात पेंट करते थे। और उस वक्त बाज़ वक़्त ऐसा होता था कि कुछ बुल्ले शाह रहमतुल्लाह की फ़िलासफ़ी नहीं समझ आती थी, ये क्या है एक नुक्ते विच गल मुकदी। तो मैं लाहौर में मुस्लिम टाउन में रहता था, यहाँ से रात को 1 बजे उठे कसूर पहुँच गए, वहाँ जाके बाबा जी के पास दुआ की कि ये कलाम समझ नहीं आया, इसको मैं पेंट करना चाह रहा हूँ। वापस आए क्लैरिटी, और एक दफ़ा मुझे ख्वाब भी आया कि इसको ऐसे पेंट करो, हकीकत में यकीन जानिए एक नुक्ते विच गल मुकदी उस पर। तो उसको वैसे पेंट किया। पेंट करने के बाद ये जनवरी 2007 की बात है, 24 जनवरी 2007, ये मेरी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में पहली नुमाइश थी उस वक्त। और उस वक्त मेरे भाई अब्बू सब आए, कोट राधा कृष्ण साहब का मालूम है, वहाँ से वो आके उन्होंने जब देखा कि यहाँ पे ये नुमाइश लगी हुई है और ये लोग आ रहे हैं, और उस वक्त प्राइवेट मीडिया पाकिस्तान में नया नया आ रहा था, तो प्राइवेट मीडिया भी आया था कवरेज करने के लिए, कुछ अखबार में आर्टिकल भी उसके छपके, जो कि मेरे लिए भी हैरानकुन बात थी कि इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ने बड़े अच्छे आर्टिकल उस पर लिख दिए। तो वो थी मिस्टिसिज्म एंड सूफिज़म थ्रू द आर्ट ऑफ कैलीग्राफी, कि जैसे बुल्ले शाह ने कहा एक को अलिफ तेरे दरकार, एक नुक्ते विच गल मुकदी। तो मैंने इस तरह नुक्ते को, अलिफ को, आइन को, मीम को, इसकी फ़िलासफ़ी को पेंट किया था। वो जब पेंट करके किया तो मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला। सो फिर उसके बाद घर वालों ने बाकायदा, मुझे भाई ने, अब्बू ने कहा अब जो तुम्हारा दिल चाहता ना कर लो, आज के बाद हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मैंने कहा बीएससी जबरदस्ती अब करवा दी है, तो अब नहीं अच्छा कहेंगे, किया ना भैया, देखिए फॉल बैक दे दिया। लेकिन आपको एक पता बात है ये मैं भी इसकी बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ कि अपनी पढ़ाई को साथ Yes, साथ कंटिन्यू yes. करें। अगर तो आप खताती पढ़ सकते हैं और उसमें डिग्री ले सकते हैं तो क्या बात है। Yes. अगर वो नहीं कर पाते, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसकी डिग्री आज तक कोई नहीं है और Certificates। और अब अगर अब आप पढ़ा रहे हैं, जी मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा हम आगे आ गए वापस चलते हैं। ये हो गया, अब आपने कहा फिर ये सोने की इनोवेशन Yes. और सोने का वर्क, चांदी का वर्क, आप तो फिर बहुत एक्सपेंसिव एरिया, जी, क्योंकि वो ये महंगा कि- काम है ये। यस ऐसे ही अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो खताती आज से 20-25 साल पहले हो रही थी, वो ये था कि जो मर्जी हरफ को उल्टा सीधा करके लिख दो। लेकिन जो अरब खताती या तुर्क करते, सही मानों में ईरानी जो खतातीन करते, वो बड़े नपे तुले अंदाज में बड़ा तवाज़ुन पैदा करते। हमारे यहाँ वो खताती मुआशरे में पसंद नहीं की जाती थी। मैंने कहा नहीं, इनसे कम्युनिकेट तो करना है, तो क्या किया जाए। तो फिर मैंने सोचा मीडियम को चेंज करते हैं, काम वही करना है, कैलीग्राफी करना है, मीडियम को चेंज करते हैं। तो जिससे ये कंटेंट इस कायनात का सबसे बेहतरीन कंटेंट है कुरान पाक की आयात, उसी तरह कोशिश की जो सबसे बेहतरीन मीडियम हो सकता है वो क्या है, सोने का वर्क ही हो सकता है, सोना ही हो सकता है, उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। मैंने 2010 में पहली दफ़ा काम किया था सऊदी एम्बेसी के लिए, सोने का वर्क के साथ मैंने अल्लाह अकबर लिखा था। दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। और बड़े एहतियात के साथ, बड़ा कि ऐसे कैसे करना है, बड़ी मेहनत से। और उस वक्त बड़ा होता था, मैं अभी स्टूडेंट ही था, और वो पैसे इकट्ठे करके के सोने का वर्क खरीद के काम किया। व्यूअर्स दिखाना चाहूंगी जस्ट एज अ विजुअल, जस्ट तो आपको क्लैरिटी मिल जाए। इधर बड़ी किसी, हाँ इधर, अब ये देखिए, ये व्यूअर्स ये सब सोने का वर्क है जी। और ये कोई येलो पेंट नहीं है। और आपको ये जो शाइन आ रही है ना स्क्रीन पे, आइए भैया, ये आपका मैं इस तरफ से, हाँ जी मैं इस, तो ये काट के इसको पहले गम लगाते, गम लगाने के बाद इसको पेस्ट किया गया। और आपने कभी, मैं क्योंकि इनके साथ सेट पे रह चुकी हूँ, अल्लाह की कसम व्यूअर्स, मेरे तो हाथ पांव फूल जाते थे कि इतना सोने का वर्क जो है वो, मतलब ऑब्वियसली वो हवा में भी उड़ रहा है क्योंकि वो इतना पतला होता है। और व्यूअर्स उसको हैंडल करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। सांस से टूट जाता है, जब आप सांस यही थोड़ा सा ज्यादा तो टूट जाता है। याद है आपके साथ बैठी हुई थी, आपने कहा इधर आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ, तो ब्रेक आई हुई थी, मैं जमीन पे बैठ के ना भैया से सीख रही हूँ, उन्होंने कहा अच्छा इसको लगाओ,
लो जी व्यूअर्स बातें करते, मैंने कहा हाँ, वो फूक करके उड़ गया। मैंने कहा खाने के ऊपर लगाने लगे थे, उस वक्त टूट गया था एक दफा याद इस है सफर आपको? रमजान में। तो और मैं तो रोने में, मैं कहा सॉरी मैंने आपको नुकसान करा दी। कहती है नहीं ऐसे ही सीखोगी। लेकिन वही वाली बात है ना व्यूअर्स, ये काम करने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए होता जी, है। फिर यही कहूँगा और कि फिर अगर इतना बड़ा काम, अभी इससे इतना ज़्यादा बड़ा काम। अब इससे बड़े शुरू कर दिए जी, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आइए आइए। अच्छा उससे बड़ा क्या काम? 4 बाय 4 फीट के बड़े साइजेस के कैनवसेस पे गोल्ड के साथ अब नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए इंशाल्लाह बड़े काम माशाल्लाह अभी आपके तो बहुत बड़ी बड़ी होते हैं, और आपको मैंने भी कहा हुआ है कि मुझे बड़े साइज के आर्ट पीसेस वैसे भी बड़े माशाल्लाह इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता इम्पैक्ट है। बड़ा अच्छा आता है। अच्छा फिर आप पढ़ाने की तरफ भी साथ, हाँ, अब एग्जीबिशंस भी हो रही yes। हैं, आप अपना काम भी कर रहे हैं, फिर आपने सिखाना। कोविड में जब अभी कोविड शुरू होने से पहले ही अमेरिका से मुझे किसी ने इंस्टा पे कांटेक्ट किया कि हम इधर यूएसए में रहते हैं, तो मेरा बेटा है, हम चाहते हैं उसको ईस्टर्न आर्ट्स का पता चाहिए। उमर काजी उसका नाम था। तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया। वो पाकिस्तान आए, मुझसे मिलने के बाद उन्होंने कर दिया बाउंड के नहीं, हम नहीं, हफ्ते में 1 दिन टाइम दे दीजिए। वो उस बच्चे ने हैरान कर दिया सीखते हुए, 14 साल उसकी उम्र, इतना अच्छा काम करना शुरू कर दिया। उसको शौक था बहुत ज़्यादा, इस वजह से शायद उसके वालिदैन भी दिलचस्पी रखते थे। फिर उसके बाद कोविड शुरू हो गया फौरी बाद, और जैसे ही 19 में कोविड शुरू हुआ तो लोगों ने रब्ता करना शुरू कर दिया। तो उसमें आपको हैरत होगी कि सबसे ज़्यादा जो रब्ता मुझसे किया वो डॉक्टर्स ने किया, जो उस वक्त प्रोफेशन में थे और जिनकी लाइफ उसको बहुत रिस्क में थी। और उस पहले सेशन में ये डॉक्टर अफसा साहिबा भी बैठी हैं, ये उस पहले सेशन की सीखने वाली थी। कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका वासिल भाई के साथ काम? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बल्कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपके प्रोग्राम में आपके रेफरेंस से मैं सर के इतना करीब हूँ और मैं उनको सुन रही हूँ। जितनी प्यारी सर बातें करते हैं उतनी प्यारी माशाल्लाह उनकी पर्सनैलिटी है, और उसी तरह से वो हमें कुरान पाक सिखाते हैं। कोविड का जुगन वो वाला टाइम था जब सबसे ज़्यादा डिप्रेस भी हम थे, वी आर ऑन द फ्रंट लाइंस, तो हमने लोगों को ट्रीट भी करना था और हम खुद भी डरे हुए थे। तो मेरा जो क्वारंटाइन का टाइम था, मैं उस वक्त अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी मेडिसिन में और मैं आईसीयूज़ को लीड करती थी। तो जो एक वीक हम टफ टाइम था, वो बहुत टफ टाइम था, बिकॉज लोग हमारे सामने सफ़र कर रहे थे, हम खुद बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे। सामने इस दुनिया से बार बार लोग आईसीयू में होता है व्यूअर्स के, कई डेथ हो जाती है, यू नो, एक दिन में, या चलो मैक्सिमम 2-3 दिनों में कोई एक बंदा चला जाता है, अगर मतलब यू नो वो वाली चीज़। कोविड में तो लिटरली डेली के 15-15, 20-20 लोग एक अस्पताल में तो बस इस्तग़फ़ार जा रहे थे। इट वाज हॉरिफिक। ऐसा ही था लिटरली एक बंदे को आप वो एक की आंख बंद करते थे तो दूसरे की आंख बंद हो रही होती थी, तो तीसरा वहाँ पे चीख उठता था। बड़ा ही एक तकलीफ दे टाइम था डॉक्टर्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए, मतलब कोविड ने तो हिला दिया हम सबको। अब ये देखिए कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स वहाँ पे मरीजों का इलाज कर रहे थे, वो नफ्सियाती और जज्बाती सत्ता पे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार थे। अब उनकी जो ट्रीटमेंट थी वो कोरियोग्राफी कर रही थी, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल एनर्जी थी ना, तो वो आपके ब्रेन को, माइंड को, आपकी एनर्जीज को, इमोशंस को, फीलिंग्स को बैलेंस करती थी, उसको ब्यूटीफाई करती थी। तो उसकी वजह से डॉक्टर्स को मैंने ज़ाती तौर पे समझा, उसको बड़ा हौसला हुआ था। ये सब अकेले नहीं थे, इनके साथ और 7 लोग थे, वो सब डॉक्टर्स थे, वो ड्यूटीज़ करते थे। उसके बाद जैसे वक्त बास वक्त मुझे अच्छे से याद है, डॉक्टर अफसा साहिबा भी हॉस्पिटल में वो टाइम मिलता था तो मोबाइल पे क्लास ले रही होती थी कि मैं अब यहाँ पे साइड पे बैठ के ले रही हूँ क्लास, और इस तरह से डॉक्टर्स नहीं। और मुझे उससे बढ़कर खुशी की बात है, इन्होंने काम बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह। सो इस एतबार से एक बात कहना चाहूँगा कि जो डॉक्टर्स उस वक्त लोगों का फिजिकल ट्रीटमेंट कर रहे थे उस बीमारी से, कोविड से, उनकी अपनी थेरेपी जो हो रही थी वो इस आर्ट के जरिए हो रही थी। तो कोरियोग्राफी इस एतबार से इमोशनल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल थेरेपी का बहुत ज़बरदस्त मीडियम है। हिबा, आप कैसे कनेक्ट हुए डॉक्टर साहब कह रही हूँ डॉक्टर का ही किरदार था डॉक्टर। जी कोविड के टाइम में ही मैंने स्टार्ट किया था, जब क्योंकि मेरे शादी को 4 साल हो चुके थे, बच्चे वगैरह नहीं थे, तो हर तरफ से प्रेशर कि बस अब हो गई हुई है तो फटाफट हो जाना चाहिए। तो उस टाइम पे मैं कहती हूँ ये मेरे लिए थेरेपी थी, जब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं हर तरह से। तो सर ने जिस तरह से सिखाना शुरू किया, शौक़ तो था, लेकिन बस लग रहा था कि पहले से लगता था कि कैलीग्राफी को इतनी वो है, डीप चीज़ है, नहीं आ सकेगी। लेकिन जिस तरह से सर ने सिखाया, उसको समझाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है जब भी कोई टेंशन होती है, कोई भी इस तरह का होता है, तो ये चीज़ जो है ना, ये आपके लिए थेरेपी होती है। बिल्कुल सही। एंड व्हाट अबाउट यू इरफाना जी, आपकी क्या कहानी है? जी मेरी भी कहानी कुछ ऐसी है कि कैलीग्राफी का ताल्लुक़ जो है, समझ लें कि बचपन से ही था। अबू कैलीग्राफी करते थे माशाल्लाह। तो उनको शौक़ बहुत था कि मैं भी सीखूं,
लेकिन वो जैसे होते हैं ना कि बच्चे जैसे वो नालायक बच्चे होते हैं कि नहीं सीखते तो जैसे कि मैं यार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये था कि जैसे उनको देखती थी ना, तो वो जैसे चाहते थे कि मैं बाकायदा सीखूं उनसे, जैसे बाकी स्टूडेंट सीखते हैं। मुझे ये जोम था कि भाई मेरे फादर को ज़ाहिर आती है तो मुझे भी वैसे ही आ जाएगी, लेकिन वो ये बस इनहेरिटेड, जितना मेरी राइटिंग अच्छी थी शुरू से ही। तो उसके बाद जब मैं पेंटिंग बनाती थी, मैं लैंडस्केप और इन चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी थी। फिर जब मैंने ना एक कंपटीशन हुआ तो उसके अंदर कैलीग्राफी करनी थी, तो उसमें जब मैं सारी पेंट कर लिया, उसका बैकग्राउंड बना लिया, तो जब कैलीग्राफी करने लगी ना, तो उस वक्त मुझे ये एक अजीब सी जैसे फीलिंग हुई कि नहीं, मेरा काम उतना मजबूत नहीं है। और जैसे एक होता है ना कि आप खुद ही समझ जाते हैं कि नहीं, आपको भी सीखने की ज़रूरत है। तो फिर मेरी फेसबुक पे एक फ्रेंड थी, तो उनका मैंने काम देखती थी अक्सर कि उनका बहुत अच्छा होता जा रहा था। उनसे फिर जब मैंने बात की तो उन्होंने सरवासिल साहब का बताया। तो इसी तरह फिर इनके साथ अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें समझे कि एक इनाम की सूरत में ये सरवासिल दिए हैं। थैंक यू। रशिया से, यूके से, यूएसए से, कनाडा से, अल्लाह का शुक्र पूरी दुनिया से। लेकिन एक प्रॉब्लम है जी, आपको, आपके भाई ने बात सही की थी कि साइंस का ज़माना है, क्योंकि वो ज़माना साइंस से फिर टेक्नोलॉजी का ज़माना बन गया। एआई कहाँ पे स्टैंड करते, देखिए एक सेकेंड, अब एआई अगर हमें बड़ी अच्छी सी कैलीग्राफी की चीज़ बना देता है, उसके ऊपर बंदा सड़े सोने का वर्क में, वैसे सॉरी नहीं आप बात कीजिए, मजे का बहुत जो आपको परफेक्ट रिजल्ट एआई से मिलेगा, इंसान के हाथ में उतनी तो नहीं, तो एआई के ज़माने में फिर क्या होगा कैलीग्राफी? देखिए दो चीज़ें, एक होता है क्राफ्ट, एक होता है आर्ट। क्राफ्ट में स्किल बड़ी मजबूत होती है, और लेकिन काम का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत मैकेनिकल होता है, क्योंकि उसने जो काम किया ना वो मैकेनिकल एनर्जी के जरिए किया है। उस पर जो इंग्रेडिएंट ऑफ काम वर्क है वो मैकेनिकल एनर्जी है, मशीन है, उससे अपना काम मैकेनिकल ही है। जब इंसान काम करता है ना, उसमें कुछ इम्परफेक्शन होती है, वो थोड़ा सा कहीं से रफ दाएं बाएं, वो उसका हुस्न होता है। फिर उसकी साइकोलॉजिकल एनर्जी, उसकी इमोशनल एनर्जी, और सबसे बढ़कर इंसान एक जिंदा वजूद है तो उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो इस काम के साथ शामिल होती है। उसी तरह वो जो viewers, ना, आपने अगर पेंटिंग खरीदनी है तो सिंपल बात है, आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं किसी फेमस पेंटर का, और आप असल भी लेंगे तो उसका भी उसकी फील होती है। अब वो फील जो होती है ना असल चीज़, मैं इसके एक और एग्जांपल देता हूँ कि आज मार्केट में एक ऑर्गेनिक चिकन तो हम खाते ही हैं, और एक लेबॉर्ट्री में भी तैयार होकर आने को तैयार है। अब लेबॉर्ट्री का आप खा लीजिए और आप ऑर्गेनिक देख लीजिए, दोनों के जायके के अलावा तासीर में बहुत फर्क होता है। तासीर असल चीज़। इसी तरीके से जो लोग आर्ट की दुनिया को समझते हैं, आर्ट को समझते हैं, वो सिर्फ काम के जाहिर को नहीं देखते, काम के बातन को भी देखते हैं कि अच्छा उसमें एनर्जी कितनी है, उसमें इम्पैक्ट कितना है, उसमें फ्रीडम कितनी है। तो वो जो सारी के सारी फीलिंग जो इंसानी रवैयों से या इंसानी शख्सियत की खसूसियात होती है वो शामिल होती है। तो एआई और डिजिटल नहीं रिप्लेस कर सकता। एआई इज अ गुड क्राफ्ट मशीन। क्राफ्ट आर्ट की जब बात आएगी, क्रिएटिविटी की बात आएगी, देन हमें इंसान से रब्ता करना पड़ेगा। तो ये जो तीन इंसान बैठे हैं इनसे रब्ता करते हैं, क्योंकि एंड में आपसे मैसेज लेना है हमारे व्यूअर्स के लिए। जी हाँ डॉक्टर साहिबा, हमें अब फाइनल दिखाना पड़ेगा क्योंकि हम ऑफ कर जाने लगे। ऑलमोस्ट अगर आप टर्न कर देंगी तो वहाँ पे कैमरा उसको और कैच। मैं बहुत नर्वस भी हूँ। नहीं बड़ा अच्छा काम बस है। अब आप अपना हाथ होल्ड कर ले। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल मेरी जान, माशाल्लाह, क्या बात, ब्यूटीफुल। तो ये डॉक्टर साहिबा ने तैयार किया। हिबा जी कहाँ है सिचुएशन हमारी, इसको हम घुमा देंगे, कैमरा होल्ड कर ले अब इसको, बिल्कुल माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, गॉर्जियस। और ये एक्रेलिक में कैनवस के ऊपर इतने कम वक्त में काम करना बड़ी बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। और जी मैम वाह, अल्नाफ बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। आइन बड़ा प्यारा। योर फादर वुड बी सो प्राउड ऑफ यू मेरी जान, माशाल्लाह। बहुत बहुत आपने उनके लिए दुआ भी करनी है क्योंकि अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। और मैंने अपना नाम बिनते खलील भी इसी वजह से ही रखा था कि मैं चाहती थी कि जब ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आए कि मुझसे कोई पूछे कि आपने कैलीग्राफी का क्यों शौक हुआ, तो मैं उनका नाम लूँ, अब्बू का नाम, क्योंकि वो उनके को बहुत सारे काम अधूरे रह गए, अल्लाह ताला ने उनको इतनी मोहलत नहीं दी। तो उनके लिए भी अल्लाह ताला जन्नत में उनको जगह दे। उनके लिए हम बहुत दुआ करेंगे और बेवज़ अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता करे। आमीन। आप सब दुआ कीजिएगा प्लीज़ इनके अब्बू के लिए। और यहाँ पे शो को कंक्लूड करते हुए वासिल भाई, एक तो व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या आगे आ रहा है, एंड देन आपका मैसेज। देखिए नेक्स्ट जो ना इंशाल्लाह बड़े कैनवस पे और एक बड़ी फिलॉसफी के साथ काम आएगा इंशाल्लाह, कि आर्ट वर्क विद द फिलॉसफी विद द मैसेज। और पैगाम यही देना चाहूँगा। देखिए अभी एक बात डॉक्टर साहब ने की थी
कि जिस वक्त डॉक्टर्स जो ना वो ट्रीटमेंट करते हुए बहुत क्राइसिस में खुद भी थे अपनी हेल्थ के हवाले से, और परेशानी थी बहुत ज़्यादा, तो खताती उनको बहुत ज़्यादा सुकून देती थी। तो ये एक बेस्ट थेरेपी है। और आज के दौर में सोशल मीडिया की वजह से जितना डिप्रेशन हो चुका है और बच्चों में जितनी अदम बर्दाश्त आ चुकी है, तो इस तरह के फ़नून सिखाइए, यकीन जाने उनकी शख्सियत में तवाज़ुन पैदा हो जाएगा, अखलाकियात बेहतर हो जाएगी। तो व्यूअर्स, आज हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट उस्ताद हैं, तो उम्र में मुझसे छोटे, लेकिन हैं मेरे बड़े भाई, इस लिहाज से कि बातें इनकी बड़ी बड़ी हैं, उम्र इनकी छोटी है। मेरी उम्र ज़्यादा है लेकिन हरकतें मेरी ज़रा छोटी छोटी सी हैं, तो इस वजह से बेहतर है कि हम अपने वासिल भाई को, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वासिल भाई को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। दुनिया में बड़े कम ऐसे भले लोग, ऐसे प्यारे लोग, ऐसे अमेजिंग लोग होते हैं जो हर बंदे के लिए एफर्ट करते हैं और ना सिर्फ, और सारा वक्त दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने में गुजार देते हैं, और फिर अल्लाह ताला बाय डिफ़ॉल्ट इनके लिए भी आसानियाँ पैदा करते हैं। इनकी वाइफ, इनके बच्चों, इनकी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। और ये जो तीनों ब्रिलियंट यंग लेडीज़ हमारे साथ हैं, इनके लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह इनको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। और वही वाली बात ना, टीचर्स, स्टूडेंट्स, इट वॉज़ एन एब्सोल्युटली अमेजिंग प्रोग्राम। आई होप कि आपको भी आज की बातें अच्छी लगी होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।